डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो करता है किसान भाइयों की समस्या का समाधान, और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं और किसान भाइयों की समस्या का हर संभव समाधान करने की कोशिश करते हैं। किसान भाई डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और अपने समस्या का समाधान जानते हैं, और हर बार की तरह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज कौन से विषय से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान जान पाएंगे और कौन से विषय लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। तो आज के विषय पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो विषय रहेंगे रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और साथ ही आलू की खुदाई एवं प्रबंधन, आलू की खुदाई कब करनी चाहिए, कैसे प्रबंधन करें, कैसे भंडारण करें, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, आपके मन में कोई भी संशय या कोई जानकारी आप चाहते हैं इन दोनों विषय से जुड़ी हुई, तो आपको पता है आपको क्या करना है, सीधा जुड़ना है कार्यक्रम हेलो किसान से, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपकी समस्या का समाधान करते हैं और आपकी समस्या का समाधान करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर हमारा रहता है 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे फ़ोन करते समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी? आपकी टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो, ताकि एक बेहतर संवाद को बनाया जा सके और आपकी जो समस्या है उसका समाधान सही तरीके से बिना किसी के अड़चन के किया जा सके। इसके अलावा आप व्हाट्सअप के ज़रिए भी हम तक अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो 8800520717। लेकिन व्हाट्सएप पे अपने सवाल या कोई भी समाधान आप जानना चाहते हैं तो अपनी समस्या के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी समस्या आपको खेती किसानी में इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपको देखने को मिल रही है, सीधा कार्यक्रम से जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद होते हैं वो आपकी समस्या का करते हैं समाधान। तो आइए अब रुक करते हैं इस कार्यक्रम की आन बान शान, और जो करते हैं आपकी समस्या का समाधान, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उनसे रूबरू होते हैं। हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में डॉक्टर रमेश वर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है सर। वरिष्ठ प्रबंधक इफ्को नई दिल्ली से हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। आपका भी स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर रमेश वर्मा जी का। रमेश वर्मा जी, फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस समय पर होना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदायक है, कम है तो भी नुकसानदायक है। किसान भाइयों के लिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि आप देखिए, फसलों में पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है, और पोषण के लिए हमारे जो भी फसल को आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे कुल 17 पोषक तत्व हैं जो किसी भी फसल के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं, और उनका जो एक आवश्यक मात्रा में और संतुलित उर्वरक उपयोग उनका अति आवश्यक है, ताकि फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सही समय पे पोषण हो सके। और अच्छे फसल उत्पादन का ये आधार है स्वस्थ पोषण। और उसके लिए हम, जैसे मान लीजिए किसी भी खेत में हम जैसे फसल उगाते हैं, तो अति आवश्यक है सबसे पहले हम उसकी मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने से क्या होगा, हमें उस जो खेत की वास्तविक जो पोषण का स्तर है उसका पता लगेगा कि किन पोषक तत्वों की उसमें कमी है, और हमें उसमें किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करें ताकि हम बेहतर फसल उत्पादन ले सकें। तो सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच कराना बेहद आवश्यक है किसी भी उर्वरकों का प्रयोग करने से पहले, क्योंकि उसी के आधार पर आप जान पाएंगे कि कितने उर्वरकों की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो किसी भी फसल को लगाने से पहले, किसी फसल की बुआई करने से पहले आप अपनी फसल की जांच, अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई आइए एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं।
खेती में पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं तो फसल के लिए जरूरी संसाधनों का उपयोग करना ही होगा। रबी फसलों में उर्वरकों के उपयोग में सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की। अच्छी उपज पाने के लिए गन्ने की बसंतकालीन फसल में 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। चारा फसलों में जई में पहली कटाई बुआई के 55 दिनों बाद करें और इसके बाद सिंचाई करके प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर दें। टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल में रोपाई के 25 से 30 दिनों बाद उन्नत किस्मों में प्रति हेक्टेयर 40 किलो नाइट्रोजन व संकर असीमित बढ़वार वाली किस्मों के लिए 50 से 60 किलो नाइट्रोजन की पहली टॉप ड्रेसिंग करें। चौलाई में 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर बुआई के समय उपयोग करें। वहीं अगर भिंडी की बात करें तो तैयारी के समय 10 टन गोबर की सड़ी खाद के साथ 25 किलो यूरिया, 76 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश उपयोग करें। लौकी में बुआई के समय 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की जरूरत होती है। प्याज में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की संपूर्ण 100 किलो मात्रा का 1/3 भाग रोपाई के 30 दिनों बाद सिंचाई कर टॉप ड्रेसिंग करें। तो उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हमने देखी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जो दूसरा विषय हमारा है कि आलू की खुदाई कैसे करें एवं प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का। राजेश जी, आलू की फसल तैयार होने को समय नज़दीक आ चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि फसल को खुदाई करना। खुदाई करने की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए? क्या हाथ से खुदाई करें, खुरपी से करें या फिर किसी और टूल से करें? सबसे जो आसान तरीका और आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचे, कौन सी ऐसी बातें किसान भाई ध्यान रखें जिससे उनको पूरी फसल सही तरीके से मिल सके? किसान भाइयों, आलू की फसल तैयार हो चुकी है। हमारे किसान भाइयों को उसकी खुदाई करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मृदा में नमी अच्छी तरह से हो और ज़्यादा भी न हो कि खुदाई से मिट्टी लगे आलू में। दूसरी बात कि ठंड में जब आलू की खुदाई होती है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसकी भंडारण के समय उसकी लॉसेज, नुकसान कम होता है जी। इन बातों को ध्यान में अगर रखें, तापमान, नमी और दूसरी चीज़ खुदाई करने के जो आपने बताया, किसान भाइयों हमारे आलू के अगर जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे यंत्र आ चुके हैं। एक रो, एक पंक्ति की और 2 रो की जो हम डिगर बोलते हैं आलू की खुदाई से, उससे हम खुदाई कर लेते हैं। और वैसे जो छोटे किसान हमारे हैं वो कुदाल से, खुरपी से, उससे भी आलू की खुदाई कर लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आलू जब खुदाई करें तो साफ़ आलू निकले, आलू में मिट्टी न लगे और ठंडे मौसम में आलू की खुदाई हो जाए। और इसके बातों को ध्यान में रखते हुए आलू की खुदाई प्रारंभ करें। और आलू की खुदाई समय पर कर लेने से हमारी जो फसल तैयार है उसका महत्वपूर्ण अंग है कि उसके जो हमारा उत्पादन है उसका 100% आप हार्नेस कर लेंगे। और अगर समय से नहीं करेंगे तो मिट्टी कड़ी हो जाएगी। आप अगर जब खुदाई करेंगे तो ढेले बनेंगे और अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी है तो आलू में मिट्टी लगेगी। तो अगर तापमान ज़्यादा हो गया है तो आलू की जो भंडारण करने के लिए रखेंगे उसमें से गले सड़े ज़्यादा निकलेंगे जब उसकी हम सफाई करेंगे और जब उसकी श्रेणीकरण करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। तो इन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना है आलू की खुदाई की शुरुआत करने के समय जी। तो प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो कुछ ये खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए खुदाई करते समय, और क्या कुछ खास हो सकता है इसमें, और क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई आइए एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आलू की
खुदाई और उसके बाद उसका प्रबंधन एक महत्वपूर्ण काम है। आलू की खुदाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खुदाई करते समय सबसे अहम बात यह है कि आलू कटे फटे नहीं। आलू की खुदाई उस समय करनी चाहिए जब आलू के कंदों के छिलके सख्त हो जाएं। हाथ से खुदाई करने में ज्यादा मजदूरों के साथ समय भी ज्यादा लगता है। ऐसे में बैल या ट्रैक्टर से चलने वाले डिगर से खुदाई कर सकते हैं। इससे आलू का छिलका भी कम छिलता है, जबकि हाथ या हल से आलू कट जाते हैं। आलू की खुदाई से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं आलू का छिलका कच्चा तो नहीं है। कुछ आलूओं को खोदकर अंगूठे से रगड़ें। अगर छिलका उतर जाए तो खुदाई कुछ दिन तक नहीं करनी चाहिए। खुदाई के बाद कटे सड़े आलू छांटकर निकाल दें। ऐसा नहीं करने पर कटे और सड़े आलू अच्छे आलूओं को भी सड़ा देते हैं। खुदाई के बाद कटे, छिले, फटे और बीमार आलूओं को निकालकर बचे हुए स्वस्थ आलूओं को 1 से 1.5 मीटर ऊंचे और 4 से 5 मीटर चौड़े ढेर बनाकर छाया में सुखाएं। आलूओं को सुखाने से फालतू नमी सूख जाती है और आलूओं की क्वालिटी में सुधार होता है और वो सड़ने से बच जाते हैं। आलूओं को हवादार जगह में ढक कर रखना चाहिए। आलू की क्योरिंग में 10 से 15 दिन लगते हैं, जो वातावरण और आलू की किस्मों पर निर्भर करता है। सही क्योरिंग हो जाने से आलू के घाव ठीक हो जाते हैं और छिलका सख्त हो जाता है। सभी काम पूरा कर लेने के बाद आलूओं को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग बोरियों में भरकर बाजार भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आलू की खुदाई किस प्रकार से करनी चाहिए, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का। राजेश जी, हमने देखा रिपोर्ट में कुछ खास बातें समझ में आई और आपने भी प्रारंभिक रूप पर कुछ बातें हमें बताई। अब हम बात करते हैं आलू की फसल की तैयार होने की अवधि को लेकर। 80 से 90 दिन में आलू की फसल लगभग तैयार हो जाती है। क्या सभी फसलें आलू की 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं? और अगर हम बात करें किसान भाइयों की पहचान करने की, क्या ऐसी इंडिकेशंस होते हैं कि हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम खुदाई करना शुरू कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा भी देखा जाता है कि फसल हम खुदाई करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ आलू की फसल ऐसी है जो तैयार ना हुई हो? क्या दोबारा उसको फिर से बुआई करके उसको चालू किया जा सकता है या फिर समय दिया जाना चाहिए कि वो पककर तैयार हो जाए? किसान भाइयों, आलू की फसल का जो अवधि है परिपक्वता को जानने के लिए पहले तो हमें इस बात को जानना है कि जो हमारे पास 3 तरह से आलू की खेती करने वाले किसान हैं। एक तो कच्ची खुदाई करते हैं जो 65-70 दिन की अवधि की फसल होती है और उसको वो बाजार में ले जाते हैं, अच्छा मूल्य उनको मिलता है और वह समय समाप्त हो चुका है करीब करीब जी। दूसरी अगर हम बात करें तो जो हमारा टेबल पोटैटो है उसकी जो प्रजातियां हैं वो 90 दिन में उनकी अवधि पूरी होती है जी। उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, कुफरी बहार है और हमारे और सारी जो प्रजातियां हैं, कुफरी ज्योति है, चंद्रमुखी है और कुफरी आनंद है। इस तरह से जो टेबल पोटैटो हमारे हैं। और एक हमारा जो कंपोनेंट है, सेगमेंट है, वह है प्रोसेसिंग की। जो प्रसंस्करण युक्त प्रजातियां हैं उसमें हम बात करते हैं तो कुफरी चिप्सोना की सीरीज है जी, 1 से लेके 5 तक, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है चिप्सोना 1, 3 और 5। और ये प्रजातियों को लगभग 120 दिन के समय लगते हैं। ये तो है हमारा अवधि के हिसाब से। वैसे अगर किसान अपने खेत पर जाकर देखता हो तो जब बढ़वार बंद हो जाती है जी, तो धीरे धीरे जो उसकी लताएं हैं वह सूखने लगती हैं जी। और वो देखेगा तो उसको खेत में देखने से पता चलेगा कि अब हमारी फसल जो है परिपक्व हो चुकी है और हमारी इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, इसकी खुदाई करनी चाहिए जी। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को 1-2 बात और ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आलू की खुदाई से पहले के भी कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जी। जैसे अगर आलू की खुदाई करने से पहले हमारे किसान भाई 10 दिन पहले तो पानी लगाना बंद कर दें, सिंचाई। बिल्कुल, सिंचाई जब बंद कर देंगे, इसके बाद जब पर्याप्त नमी हो तो उसके जो लताएं हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव जो ग्रोथ है उसकी वनस्पतिक वृद्धि, उसको उसके करीब करीब जमीन से लगा हुआ उसको काट करके हटा देते हैं। उसका कारण क्या है कि जो आलू का कंद की जो त्वचा है वो मजबूत हो जाती है जी। जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें छिलती नहीं है।
और जब उसको काट देने के 10-15 दिन और 10 दिन और छोड़ते हैं तो इसके बाद आलू का कंद की जो त्वचा है पूरी मजबूत होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कहीं एक दूसरी जगह से ले जाना पड़ता है तो आलू की जो त्वचा है, आलू की जो छिलके हैं वो छिलते नहीं हैं और उससे उसकी जो भंडारण क्षमता बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन की जो एबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। जी, ये कुछ खास बातें और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आलू की खुदाई करते समय। फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के से जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी में। जी मैं नमस्कार। जानना ये चाहता हूँ कि आलू खुदाई के पहले हमें पानी और मौका की कटाई कितने दिन में कर देनी चाहिए, और दूसरी बात आलू जब मेरा खुद गया तो भंडारण ले जाने के बीच में हमें कितना समय बिताना चाहिए, और दूसरी चीज बहुत से लोग जो है आलू की मौका काटते बहुत लोग दवा डाल देते हैं, एक कटाई से हमारा कितना लाभ होगा, जो दवा से छिड़क करके मौका को नष्ट करके उससे कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा। जी, आपने 3 सवाल एक साथ ही पूछ लिए हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राजेश जी, पहला सवाल तो आपने पूछा है कि जो उसकी गवा बोलते हैं या वेजिटेटिव ग्रोथ है उसकी कटाई के संदर्भ में, तो उसको कटाई करने के लिए हमारे किसान भाई, जैसे आप जब कटाई कर दें और 10 दिन के बाद आप उसकी खुदाई करें और पानी जब लगाने को बंद करते हैं तो जब आपका मॉइस्चर ठीक ठाक हो जाए उसके बाद उसकी कटाई कर दें। दूसरी बात आपने पूछा कि एक तो इसकी मैकेनिकल कटाई है कि हंसिया से इसको काटते हैं, दूसरा इसके लिए काफ़ी वीडीसाइड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे ग्रामेक्सोन का प्रयोग करते हैं और तरह का पैराक्वाट का करते हैं। लेकिन अगर आपको बीज आलू के लिए काम करना है तो कृपया आप उसको अच्छी तरीके से जमीन के बराबर इसकी अच्छी कटाई कर लें और 1 हफ्ते बाद देख लें, अगर कोई रीग्रोथ हुई हो, वानस्पतिक वृद्धि कोई और हुई हो तो उसको भी निकाल दें। जी। नहीं तो आपके जो अगर कोई विषाणु होगा तो उस विषाणु से संक्रमित हो जाता है। जी। और तीसरे सवाल आपके जो थे कि इसमें बेहतर कौन है, तो इसमें आप जो कटाई अगर करते हैं उस तरह से तो ज़्यादा बेहतर है, अगर हंसिया से मैकेनिकल उससे करते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, तो नंदस्वरूप जी, आप इन सभी सवालों के जवाब आपको मिले हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके से अपनी आलू की फसल की खुदाई करेंगे और प्रबंधन भी इस प्रकार से करेंगे और अच्छा स्टोरेज भी आप करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर चर्चा फिर से जारी है। आप कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के उस पर लौट रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और 2 महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी फसलों में आप कैसे उर्वरकों का प्रयोग करें, प्रबंधन कैसे करें, साथ ही आलू की खुदाई और आलू की खुदाई के बाद आप प्रबंधन अपनी आलू की फसल का कैसे करें। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आपको पता है क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक व्हाट्सअप के जरिए हमें एक दर्शक का सवाल प्राप्त हुआ है, उनके सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सवाल आपसे है। अजय कुमार सिंह है बरेली से। इनका सवाल है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश तत्वों की मात्रा यूरिया, एसपी तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में देने के लिए गणना कैसे करें।
देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे यूरिया की हम जैसे बात करते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो अब जैसे अगर एक बोरे की बात करें हम, तो 45 किलो का जो बोरा होता है उसमें करीब 21 किलो उसमें नाइट्रोजन हमको एक बोरे से मिलता है। तो अब हमें मान लीजिए अगर यदि 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो 100 किलो नाइट्रोजन देने के लिए लगभग हमें 5 बोरे की उसमें आवश्यकता पड़ेगी यूरिया की। लेकिन अगर हम मान लीजिए डीएपी का प्रयोग भी साथ कर रहे हैं, तो चूंकि डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फॉस्फोरस होता है, तो उसमें यानी हम कह सकते हैं कि एक बोरे डीएपी के अंदर 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो उसमें फास्फोरस होता है। तो अब जो 9 किलो नाइट्रोजन हमको डीएपी से मिल रहा है, तो जितना मतलब हमने क्वांटिटी यूज की है डीएपी की, उससे हम उसमें घटा के उतनी ही क्वांटिटी यूरिया उसमें कम कर लेंगे। और रही बात पोटास की, तो पोटास के लिए हम मुख्यतया यूज किया जाता है इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसके अंदर 60% पोटास होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक बोरे से हमें एक म्यूरेट ऑफ पोटास के बैग से 30 किलो उसमें पोटास मिलता है। तो इस कारण से हम बड़ी आसानी से गणना कर सकते हैं। और जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्रोत हैं, उर्वरक हैं, उनकी जो उसमें जो मात्रा है पोषक तत्वों की, उसके अनुरूप हम उसमें आसानी से ये गणना की जा सकती है। जी, फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। जय हैं पानीपत हरियाणा से। जय, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जय तंवर जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी, जर्मिनेशन हो रहा है, उसके बाद उसमें 60-70% हो गया, कुछ पत्ते जड़े हैं पौधे। जी, अपना सवाल दोहराइए। जैसे भिंडी बिजाई की है मैंने, 70% कम चुकी है जी, और उसमें कुछ पौधे जड़े से ऊपर पत्ते लगे हैं। जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इन्होंने भिंडी की बिजाई करी है। जी जी जी, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि उसके अंदर कोई मृदा जनित रोग तो उसमें नहीं आक्रमण हुआ उसके अंदर, क्योंकि आपने जो शुरुआती जो बुआई के समय खाद दिए होंगे, डीएपी और एनपीके या कुछ यूरिया की जो प्रारंभिक डोज का आपने इस्तेमाल किया होगा। यदि उसमें नहीं किया है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें पीलापन मतलब नाइट्रोजन की कमी से आ रहा हो, या इसमें हो सकता है कि कुछ उसमें अगर पैचेज में आ रहा है तो मृदा जनित उसमें रोग के कारण भी ये समस्या उसमें आ सकती है। तो इसके लिए आप ये अगर आपने यूरिया का जो इस्तेमाल अगर उसमें अभी तक नहीं किया है तो उसमें एक हल्की सिंचाई के साथ उसमें यूरिया का इस्तेमाल कर लें। और यदि आपको पैचेज में लग रहा है भाई कुछ उसमें पैचेज में उसकी इस तरह की समस्या के साथ आ रहा है, तो ये रोग के सिम्टम हो सकते हैं। तो उसे आपको नज़दीकी केवीके में अपने जो पौधे के नमूने ले जाके आप उसमें दिखाएंगे तो आपको बेहतर सलाह मिल पाएगी। जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि अगर हम बिजाई की अवस्था की बात करें, जैसे इनकी समस्या से कई किसानों की समस्या होगी, अगर हम बिजाई की समय की बात करें तो पोटेशियम कितना होना चाहिए, फॉस्फोरस कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, और इनकी मात्रा का समीकरण बना के उस समय कितनी छिड़काव करें, किस प्रकार से इस्तेमाल करें, इसको अगर शुरुआत में ध्यान रखा जाए तो जिस तरह की समस्या हमारे किसान भाई को थी, क्या बाकी किसानों को नहीं आएगी? जी, देखिए इसमें ऐसा है कि जब हम जो हमारे मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इसके अंदर जैसे हम जब बुआई के समय में जो किसी फसल की बात करें तो हम जो फास्फोरस की पूरी मात्रा और जो हमारे पोटास वाले जो उर्वरक हैं उनकी पूरी मात्रा बुआई के समय बीज के नीचे उसमें ड्रिल करके दें तो हमको एक बेहतर उसकी उपयोग दक्षता मिलती है। और जबकि चूंकि नाइट्रोजन वाले उर्वरक है, जैसे खासतौर से यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरिया के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसका बेहतर उपयोग दक्षता लेने के लिए हमें उसका एक बार उपयोग नहीं करके 2-3 चरणों में किया जाना चाहिए, ताकि उसके जो जैसे वाष्पीकरण से या उसके लीचिंग के जो लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए हम उसका 2-3 बार में इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1/3 जो उसकी डोज है वो हमने बुआई के समय काम में ली, एक पहले पानी के समय ली, एक दूसरे उसमें ली, तो ये इसमें एक बेहतर हम उसमें उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। और चूंकि ये बात आती है जैसे हमारे अनाज वाली फसलें हैं तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है, या जैसे लंबी अवधि की फसलें हैं, गन्ना है, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और अगर दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में चूंकि इनमें ग्रंथियाँ होती हैं जीवाणु जनित, और वो अपने हवा से ही जो नाइट्रोजन लेके और उसको पौधे को उपलब्ध करवा देती हैं, तो उसके अंदर हमें जैसे नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है तो उसे
बुआई के समय ही हम जैसे DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं या पोटाश की थोड़ी बहुत मात्रा यदि उसकी कमी आती है खेत में तो वो पर्याप्त होती है, और उसमें खड़ी फसल में हमें यूरिया की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर रमेश जी, साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम जितना उर्वरकों का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है वो उस पर असर भी पड़ रहा है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हम मिट्टी की जांच भी कराएं, तो मिट्टी की जांच के साथ उर्वरकों का प्रयोग के साथ ऐसे कौन से मेजर स्टेप्स होने चाहिए या किसान भाई को ऐसी कौन सी बात का रखना चाहिए कि उनकी फसल तो अच्छी हो लेकिन जितना प्रभाव मिट्टी पे पड़ रहा है हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए अंधाधुंध प्रयोग भी कई बार कर देते हैं, और कई बार व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे किसान भाइयों को कोई ना कोई इस तरह से गलत जानकारी भी मिल जाती है, उसके अनुरूप भी वो प्रयोग करते हैं। तो हम अपनी मिट्टी को भी सही तरीके से रख पाएँ, अपनी फसल भी अच्छी लें, ऐसे कदमों को उठाने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के समय में ये बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि आप देखिए जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन उसमें बिगड़ता जा रहा है, और उसका जो मुख्य कारण है वो हम जो किसान भाई उर्वरकों का जो अंधाधुंध उपयोग करते हैं। आप देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप जो यूरिया एक बेहद सस्ता विकल्प किसान को लगता है, तो उससे क्या होता है कि किसान यूरिया का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक करते हैं, जबकि पोटास उर्वरक है जैसे MOP है या पोटेशियम सल्फेट है, ये काफ़ी महंगे उर्वरक हैं और इनको अधिकांश किसान इनको मतलब एक तरह से इग्नोर करते हैं, यानी उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो DAP और यूरिया तक ही सीमित रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि आप जब अधिक यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो भूमि के अंदर उसमें जैसे हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उनकी या अदर जो हमारे लाभदायक जो जीवाणु हैं वो उसमें प्रभावित होंगे, और उनकी जो संख्या है मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की वो कम होती जाएगी, और इसके अलावा जो मृदा का जो संरचना है उसकी जो वो भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि आप देखिए अब नए उसमें काफ़ी विकल्प उसमें आ रहे हैं, और इन्हीं के अंदर बात करूं तो इफ़को द्वारा जो अभी नैनो यूरिया तरल और नैनो DAP का उन्होंने मतलब इसमें किसानों के लिए उपलब्ध करवाया है, और उनका यदि हम एक सही समय पे और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम जो रासायनिक खादों के उपयोग को 50% तक हम कम कर सकते हैं, और चूंकि ये खाद हैं जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और पर्यावरण के साथ साथ जो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो और इसके अलावा जैसे हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं जैव उर्वरक, उनका हम नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही किफ़ायती भी होते हैं, और ये हमारे जो मृदा के अंदर जो जीवाणु हैं जो कि हमारी ज़मीन में जो खाद पड़ी है जो अनुपयोगी अनुपलब्ध उसमें संरचना में पाई जाती है तो उसको भी ये पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और फसल उत्पादन को भी हम बेहतर और अच्छी गुणवत्ता युक्त हम फसल उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो उर्वरकों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिट्टी की गुणवत्ता उस पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। और मेरा सर एक सवाल है कि हम हिमाचल प्रदेश अरबी का खेती करते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है क्या अरबी में खाद डालने की जरूरत पड़ती है, अगर पड़ती है तो कितनी मात्रा में उसमें खाद डाल सकते हैं? जी डॉक्टर रमेश जी। देखिए अरबी के अंदर भी आपको उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे अच्छा तरीका है कि हमें हमारे जो खेत की है वो मृदा जांच होनी चाहिए, ताकि उसमें एक जो इसका पोषण स्तर है उसको हम पता लगा सकें, और उसमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता है रहती है या किसकी कमी है, उस हिसाब से हम उनका किफ़ायत से इस्तेमाल करें, ताकि हम एक उर्वरकों का बेहतर मतलब उससे प्रभावी रूप से इस्तेमाल करके अधिक उपज लें। और अरबी के लिए जैसे आपने बताया तो क्योंकि अरबी एक जो उसके फास्फोरस के लिए इसकी एक अच्छी उसमें मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आप उसके अंदर सबसे अच्छा तो मैंने बताया आपको मृदा जांच के हिसाब से, और नहीं तो आपने मृदा जांच अगर नहीं उसमें की है तो, और खेत में क्योंकि आप देखिए खेत के हमारे जो उसकी उर्वरक का स्तर है वो विभिन्न मतलब खेत से खेत अलग हो सकता है। तो यदि खेत मान लीजिए कमज़ोर है तो हमें उसमें उर्वरकों की मात्रा हम 25% तक उसमें बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने विकल्प बताया आपको,
नत्रजन के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फॉस्फोरस वाले जो उसकी मात्रा को पूर्ण करने के लिए डीएपी या जो एनपीके के जो अलग अलग ग्रेड आते हैं, जैसे 10-26-26 है, 12-32-16 है, तो इन खाद का हम इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग जैसे आप अगर बात करें तो 12-32-16 है, इस तरह के खाद हैं, तो आप लगभग 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 बोरा एक पर्याप्त रहता है जी। तो इस प्रकार से राजेश जी आप अपनी अरबी की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया इसका समाधान आप इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल दर्शक हैं कमल हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। कमल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी कमल जी सवाल पूछिए। सर जी नमस्ते। मैं कह रहा था हमारे खेत में पूरे राय खड़ी है में। जी समझ नहीं पा रहे हैं आप, आपने टेलीविजन की आवाज़ कम कीजिए पहले तो। हेलो, आपने टेलीविजन की आवाज़ कम कीजिए, फिर सवाल पूछिए। टेलीविजन की आवाज बंद कर दी, आवाज है जी। ये कह रहे थे रखने का में राई खड़ी है, राई आलू की फसल लगा रखी है? नहीं राई नहीं, राई। सर उसके बाद में सर उसमें हम गन्ना बोना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब क्या करना है हमें? मतलब गन्ना जो है उसमें लगभग करते हैं तो मतलब मेरे लेकिन उसके बाद में वही 60,000 रुपए तक का हो पाता है। जी जी, यानी कि आप इंटरक्रॉपिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है आपका डॉक्टर रमेश वर्मा जी। देखिए, आपने बताया कि आप, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि राई के बाद आप गन्ने की फसल लेना चाहते हैं। तो गन्ने के लिए यदि हम उर्वरक संस्तुतियों की बात करें तो गन्ने में लगभग 150 किलो से 200 किलो तक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और हाँ जी, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन को हम जैसे हिंदी में नत्रजन बोल देते हैं। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो लगभग 60 से 80 किलो फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और अगर पोटास की बात करें तो 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उसकी आवश्यकता होती है। तो इनके लिए आप विभिन्न स्रोत, जो भी आपके जो उपलब्ध स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया हम लेते ही हैं, और फॉस्फोरस के लिए आप उसको एनपीके के ग्रेड के माध्यम से भी दे सकते हैं और डीएपी के माध्यम से भी दे सकते हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखें, जब फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो आप बुआई के समय इसका इस्तेमाल करें, और यूरिया को 3 या 4 चरणों में आप देंगे तो आपको उसमें बेहतर उसमें उर्वरक का पोषण उपयोग दक्षता उसमें मिलेगी जी। ये इस प्रकार से आप उसमें गन्ने में कर सकते हैं जी। तो कमल जी आप इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग करके आगे बढ़िए, अच्छा खासा मुनाफा लेंगे आप, ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें हेलो किसान, हम जल्द लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं 2 महत्वपूर्ण विषय पर, आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है, और आपके अब तक कोई सवाल आपके समाधान नहीं मिल पाए तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का। राजेश कुमार जी एक दर्शक है हमारे, उनका सवाल आया है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उनका सवाल है कि खराब आलू की फसल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कृपया उचित समाधान बताइए। खराब आलू का जी किसान भाइयों, खराब आलू का तो जो प्रयोग है अभी तक तो कोई इस तरह का प्रयोग अभी नहीं है, क्योंकि आलू एनर्जी क्रॉप के तौर पर जाने की बात तो है कि इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करने की, लेकिन अभी तो आप खराब आलू के लिए उसको कहीं इकट्ठा करके खाद के तौर पर यूज कर लें, और दूसरा कोई विकल्प खराब आलू का नहीं है जी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आलू की हमने खुदाई करने के बाद कहा यह भी जाता है कि अगर आप 10 से 15 दिन आप आलू को खुदाई करने के बाद खेत में ही पड़े रहने देंगे खुले में, तो आलू आपका और बेहतर हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये समाधान करना सही है या निकालने के बाद तुरंत कट्टों में पैक कर देना चाहिए? बेहतर की बात क्या है कि आलू खुदाई के बाद केवल उसकी जो त्वचा है उसको मजबूत होने के लिए आलू रखा जाता है। लेकिन अभी अगर आप
प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे तो हमारे किसान भाई, बहुतायत किसान, खेत से ही आलू की खुदाई होती है और वहीं पैकेट तैयार करके और कोल्ड स्टोर भेज देते हैं। और जब पकी हुई फसल है तो उसमें कोई बहुत दिक्कत भी नहीं होती है। कुछ प्रजातियों में है कि वो छिलका मजबूत नहीं होता, और वैसे वैज्ञानिक तौर पर यही मान्यता है कि आलू की खुदाई करके उसको छाए में उसका ढेर लगा दें, और ढेर को भी जैसे कि 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई हो, 3 से 4 मीटर की उसकी चौड़ाई हो, और लंबाई आपके आवश्यकता अनुसार, और उसको 10 दिन के करीब छोड़ देना चाहिए, 15 दिन। तब अगर उसके बाद हम उस ढेर से आलू का श्रेणीकरण करें। श्रेणीकरण में यह है कि 25 ग्राम के आलू को एक तरफ कर लें, और 25 से जो 100 ग्राम का आलू है, 125 का वो एक तरफ, और 125 ग्राम के जो ऊपर का आलू है उसको अलग कर लें। और उसके अनुसार यदि खाने के लिए प्रयोग करना है तो उस श्रेणी में जो आलू है उसको बाजार में बेच सकते हैं, उसके अनुसार वो भंडारण कर सकते हैं। और अगर बीज आलू की बात करते हैं तो बीज आलू में हमारा 25 से 100 के बीच में, 125 बीच में माना जाता है। और उसके भी 2 और कंपोनेंट हैं, 25 से 50 और 50 से 100 या 100 के ऊपर, और इसको बीज आलू के रूप में करते हैं। बीज आलू में इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको बोरिक एसिड से उसका हम उपचार करके तब भंडारण में ले जाते हैं। और उसके लिए करते हैं क्योंकि जो ब्लैक स्कर्फ है और कॉमन स्कैब है, इससे हमारे किसान भाइयों को जो मृदा में कंद जनित रोग हैं उससे बचाव हो, तो जो 3% का घोल बनाते हैं जिसमें 30 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए, और उसको जब हम मिला करके और जब उसका घोल में एकदम मिल जाए अच्छी तरीके से, तो उसको आलू को फैला करके और उसमें हम छिड़काव करते हैं। और जब ऊपर की सतह सूख जाए तो उसको पलट करके फिर छिड़काव कर लेते हैं। और इसके उपरांत हम अपनी बोरियों में रख करके और हम उसको कोल्ड स्टोर में भंडारण के लिए भेजते हैं। जी राजेश कुमार जी, हम ये भी देखते हैं कि जब हम आलू की खुदाई करते हैं तो खुदाई करते समय ग्रेडिंग की बात आपने बताई, लेकिन ग्रेडिंग के करते समय जो आलू कट जाते हैं, क्या जो पैकिंग करते समय उन बातों को पैकिंग करते समय उन चीज़ों को, जो कटे हुए आलू होते हैं, क्या पैकिंग करते समय उनको इसमें डालें या उनको अलग कर दिया जाए? ऐसा है कि जो आप ये बात कर रहे हैं बड़ा सामान्य प्रक्रिया है, हमारे सारे किसान भाई करते हैं। पहली बात तो यह है कि खेत से ही आलू को कोल्ड स्टोर में भेजते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो ढेर लगाते हैं, तो पहले जो श्रेणीकरण करते हैं उसमें छटाई करते हैं। राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है हमारे साथ, पहले उनका सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। प्रशांत है अमरावती महाराष्ट्र से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रशांत जी, आप सुन पा रहे हैं? अपना सवाल पूछें। हेलो सर, वो मेरा प्याज 3.5 महीने हो गए, तो उसको निकालने को आया नहीं अभी तक कि वो पानी बंद करा उसका, अभी उसको दवाई। हेलो सर। जी पूछिए, आपकी प्याज की फसल है? प्याज की फसल है, वो 3.5 महीने ज्यादा हो गए उसके, और वो निकालने को आया नहीं अभी तक कि उसकी वो जो पात्र है कि वो गल नहीं गई होगी। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, उसकी पाल उतर नहीं गई अभी, वो निकालने को आया नहीं, हरी रह रहे वो। जी, आपकी समस्या का समाधान करते हैं प्रशांत जी, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इनकी प्याज की फसल है, 3.5 महीने की फसल हो चुकी है, लेकिन फसल पक नहीं रही है और निकालने के लिए भी नहीं आई है। हाँ, तो इसमें आपने ये हो सकता है कि जो उर्वरक जो प्रबंधन है वो सही ढंग से नहीं किया होगा, उसमें एक कारण उसमें ये भी हो सकता है। और यदि आपने उर्वरक प्रबंधन आपने ढंग से किया तो आप उसमें अपने सिंचाई का उस पर विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा और ऐसा कोई कारण उसमें लग नहीं रहा है कि जिसमें, या फिर एक ये हो सकता है कि आजकल तापमान का एक, जैसे अभी आप देखिए तापमान के अंदर काफ़ी वेरिएशन इसके अंदर मतलब आया है, तो एक कारण इसमें ये हो सकता है कि आपका जो तापमान के कारण से फसल प्रभावित हुई हो। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो खाद जमीन में डालते हैं उसका बहुत ही कम भाग फसल उपयोग कर पाती है, जिसके कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या कोई मतलब जैसे मान लीजिए मिट्टी में कोई कमी है या कोई तापमान रिलेटेड कोई इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसके लिए हम जैसे जो छिड़काव, पत्तियों पे छिड़काव के माध्यम से भी हम उसमें उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। जो इस तरह के जो खाद हैं, जो जैविक उर्वरक हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और उसमें जो आवश्यक पोषक तत्वों को फसल को प्रभावी रूप से हम उसमें दे सकते हैं। जी,
तो प्रशांत जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कीजिए और आपकी फसल आपको अच्छी मिले, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। रुक करते हैं दोबारा से राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि हमारे किसान भाइयों के लिए आपका प्रश्न है कि जब आलू की हम छटाई करते हैं तो छटाई के दौरान कटे फटे सड़े गले सब निकाल देते हैं, और उसके निकालने के बाद जो हमारा आलू बचता है उसको हम अपने अनुसार जो हमारा ग्रेड है उसके हिसाब से ग्रेडिंग करके और अगर बीज के लिए है तो उपचारित करके और कोल्ड स्टोर में भंडारित कर देते हैं। जी राजेश जी, हमने फसल तैयार कर ली, फसल खुदाई कर ली, खेत से हमने ग्रेडिंग भी कर ली और हम उसको अब भंडारित करने के लिए ले जा रहे हैं या फिर बाजार के लिए ले जा रहे हैं। अब बचा खेत में फसल अवशेष। फसल अवशेष को प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या उस फसल अवशेष का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि फसल की जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको और बेहतर किया जा सके, या फिर कोई और प्रयोग किया जा सकता है? आलू के जो फसल अवशेष है जो उसकी ऊपर की जो लता है उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद जब सूख जाती है तो आलू के जुताई करके और उसको उसमें मिला देते हैं, और उससे जो हमारे आलू की फील्ड है, जो हमारी मृदा है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट का मात्रा बढ़ जाती है इस कार्य को करने से। जी, अब बात करते हैं कि आलू के भंडारण करने की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, कितनी आर्द्रता पे होनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी देखरेख होनी चाहिए ताकि आलू सड़े ना, बरकरार रहे, जब भी बाजार में ले जाना चाहते हैं तब तक के लिए वो आलू सुरक्षित रहे। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आपका प्रश्न है आलू के भंडारण से। जी, आलू के भंडारण में अगर हम बात करें तो आलू का भंडारण ज़्यादातर शीतगृह में आलू का भंडारण किसान करते हैं। जी, वैसे आलू का भंडारण जब तक हमारा मानसून न आए तो अगर छायेदार जगहों पर हमारे किसान भाई इसकी जो ढेर बना लें और ढेर को पुआल जो पराली बोलेंगे और या तो जो गन्ने की जो सूखी पत्ती है इससे 25 से 30 सेंटीमीटर की एक लेयर से उसको ढक करके और इसको करीब 70-75 दिन तक या 90 दिन तक हमारे किसान भाई 15 जून से पहले तक इसको रख सकते हैं। और जब बारिश की शुरुआत हो उस समय अपनी ढेर को खोल करके और उसकी अच्छे तरह से सफाई करके और फिर उसको मंडी और बाजार में भेज दें। दूसरी बात है कि आलू का भंडारण जो शीतगृह में होता है उसमें भी 3 तरह से आलू के भंडारण की बात होती है। बिल्कुल, 2 से 4 डिग्री जब तापमान पर आलू का भंडारण, ये बीज आलू का भंडारण है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी शीतगृह इसी 2 से 4 डिग्री पर ही करते हैं। और 95% के करीब जो है आपकी जो आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, यदि आपको आलू खाने के लिए है तो अब बहुत सारे लोग उसको, राजेश जी मैं फिर से माफी पर रोकना चाहता हूँ आपको। 10 डिग्री पर भी। एक दर्शक है हमारे, उनका सवाल लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। शिवराज हैं यमुनानगर हरियाणा से। शिवराज जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शिवराज जी आप सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने प्याज लगाई थी 1-1.5 महीना हो गया जी, और उसके जो प्याज की ऊपरली भूखे है ना वो सूख गई हैं। जी, आपने कोई उर्वरक का प्रयोग किया था या कोई दवा का छिड़काव किया था इससे पहले? शिवराज जी सुन पा रहे हैं आप? इसका उपाय बताओ जी कुछ। जी, डॉक्टर रमेश जी, इन्होंने प्याज की फसल लगाई थी, 1 महीना हो गया, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अभी कुछ दवाई नहीं दे रही थी, किसी तरह की नहीं, DAP गिरा थोड़ा बहुत। जी जी, देखिए जो प्याज की फसल है उसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसके अलावा पोटास और सल्फर वो अति महत्वपूर्ण उसमें पोषक तत्व हैं। और प्याज में जो है सल्फर और पोटास, इनकी जो मात्रा है वो अन्य फसलों की तुलना में अधिक रूप से आवश्यक होती है। तो और जब सल्फर का ये है कि यदि फसल में सल्फर की कमी होती है तो जो नई पत्तियां वो पीली पड़ने लगती हैं। तो इसमें मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक ये आपके सल्फर की कमी का लक्षण हो सकता है। तो इसके लिए आप जो सल्फर जैसे बेंटोनाइट सल्फर है जिसमें 90% सल्फर होती है, आप उसका 12 से 15 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई के समय। अथवा जैसे जो 80% जो हमारी सल्फर होती है उसमें पाउडर फॉर्म में, उसका आप 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आपके उससे समस्या का समाधान इसमें हो सकता है। फिलहाल एक दर्शक और हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत हैं सुपौल बिहार से। रंजीत जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर जी
सर जी 3 फसल है हमारा मुख्य अभी रबी का, मक्का, गेहूं और राजमा। तीनों फसल का सिंचाई कर दिए हैं। ऊपर से यानी नाइट्रोजन अभी देना क्या नहीं देना, 70 दिन का फसल है सर जी। और उसके बाद ये कुफरी नीलकंठ आलू है हमारे पटना श्रेष्ठ स्थान में, इसका बीज मिल जाएगा जी। ये 2 सवाल है सर जी, दोनों सवाल आपके शामिल करते हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी। इनकी 3 फसल है, मक्का, गेहूं और एक फसल और राजमा। तो इनकी फसल हो चुकी है। नाइट्रोजन का कितना प्रयोग करें, किस प्रकार से पोषक प्रबंधन करें? देखिए इसमें ऐसा है कि अभी आपका जो मक्का और जो इसमें गेहूं बताया और एक राजमा, हाँ जी, तो इनमें क्या है कि तीनों में ही नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि राजमा ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें 3-4 जो डोजेज हैं वो हमें मतलब 3-4 बार में यूरिया की पूरी मात्रा देनी इसमें आवश्यक होता है। तो उसके लिए चूंकि अब इनकी वानस्पतिक बढ़वार इसमें हो चुकी है, तो आप ऐसी परिस्थितियों के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया कि आजकल जो नए विकल्प हैं जैसे नैनो यूरिया है प्लस, ये आप इनकी अभी बहुत प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नैनो उर्वरकों के में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है, एक तो ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और जो इनकी पोषक उपयोग दक्षता है वो 90% से भी अधिक होती है। यानी फसल में जो कोई भी अगर नाइट्रोजन की कमी है या जैसे मान लीजिए नैनो डीएपी, अगर कोई फास्फोरस की कमी है तो उसको ये बहुत जल्द उसको पूरा करके और फसल में अच्छी बढ़वार और उसकी अच्छी पैदावार उसमें देने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो फसल की गुणवत्ता है वो भी उसमें काफ़ी अच्छी मतलब मिलती है इन उर्वरकों के इस्तेमाल से। इसके अलावा आप जल विलेय उर्वरक हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए खड़ी फसल में आप जो फॉस्फेटिक या जो पोटास के जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसी कोई कमी आती है तो उसके लिए आप इन जल विलेय उर्वरकों का, नैनो उर्वरकों का बहुत ही बेहतरी से प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में जो आपको पोषक तत्व प्रबंधन करने थे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीनों फसल में आप इस प्रकार से करेंगे तो अच्छी फसल उत्पादन आपको मिलेगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके दूसरे सवालों और कुछ और सवालों के जवाब अपने खास एक्सपर्ट से लेंगे। ये आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। रुक करते हैं कुछ और दर्शकों का। एक सुरेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। सर्वेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। रुक करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आर्द्रता की हम बात कर रहे थे, एक तो बात अपनी पूरी कीजिए। 2 दर्शक थे सुपौल बिहार से, वो जानना चाह रहे थे कि उनके क्षेत्र में कौन सी किस्म उपलब्ध है, थोड़ा सा उसकी जानकारी उसके बारे में भी। किसान भाई पूछ रहे थे कि एक उनको कुफरी नीलकंठ प्रजाति के बारे में जी। कुफरी नीलकंठ प्रजाति का बीज हमारा एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना में है, वहाँ संपर्क करें और प्रजनक बीज जो उनको स्टेट गवर्नमेंट को अलॉटमेंट के बाद अगर सरप्लस होगा तो निश्चित रूप से उनको बीज मिलेगा। और दूसरी बात जो हो रही थी आलू के भंडारण की, तो प्रसंस्करण युक्त जो हमारे आलू के भंडारण 10 से 12 डिग्री पर किए जाते हैं और उसका कारण यह है कि उसमें CIPC के चैम्बर होते हैं कोल्ड स्टोर में जी, और जिसको कि बाजार में शुगर फ्री आलू के नाम से बेचा जाता है। जी। शुगर फ्री कोई आलू नहीं होता,
उसमें जो CIPC है वह ग्रोथ रिटार्डेंट के तौर पर काम करता है, जिससे कि आलू में जो फुटाव होता है, जो डॉर्मेंसी ब्रेक होने पर आलू में जो आँख निकलते हैं उसको प्रोलांग कर देता है, जिससे कि उसकी जो ऊपर की स्किन है वो मोटी हो जाती है और स्टार्च से जो शुगर का कन्वर्जन है वो नहीं होता, तो आलू खाने में उसमें मिठास कम हो जाती है। यही इसका वैज्ञानिक रीजन है, न कि शुगर फ्री आलू होता है। और ज़्यादातर इस समय लोग इस आलू को खाने में प्रयोग में लेते हैं और भंडारण के ये तीनों तरह की जो विधियां हैं और इस तरह से किसान भाई हमारे कर सकते हैं। जी हाँ राजेश जी, ये CIPC का जो स्प्रे है ये किस प्रकार से करना चाहिए, और जो प्रजातियां होती हैं आलू की जिसमें हम उत्पादन ले रहे हैं, क्या हर प्रजाति पर इसका स्प्रे कर सकते हैं हम? सब पर कर सकते हैं, लेकिन ये फॉगिंग की जाती है, इसके अलग चैम्बर होते हैं और इसमें एक फॉगिंग 2 फॉगिंग अलग अलग इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो जहाँ जिस तरह से जितने समय के लिए करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इसको किसान भाइयों को ज़्यादातर अभी वैसे सारे कोल्ड स्टोर में ये चीज़ नहीं है, इसके कुछ कोल्ड स्टोर में ये अलग इसके कंपोनेंट बने हैं, अलग इसका हम चैम्बर बना हुआ है और उसमें इसकी फॉगिंग करके और शुगर फ्री आलू जो कहते हैं, शुगर फ्री तो नहीं होता है लेकिन उसके जो स्टार्च है, जो उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए खाने में वो आलू उतना मीठा नहीं होता है। और प्रजाति की जो बात आप कर रहे हैं, प्रजाति का कोई ऐसा फर्क नहीं है और जो हमारी प्रसंस्करण युक्त जो प्रजातियां हैं ज़्यादातर उन प्रजातियों पर ये CIPC का हम ट्रीटमेंट उपचार करते हैं। जी काफ़ी सारी बातों में एक बातें बहुत अहम थी मेरे हिसाब से, वो शायद पूछना मैं रह गया। जब हम खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने का समय उपयुक्त कौन सा है? सुबह के समय करें, अर्ली मॉर्निंग करें, दोपहर में करें, शाम को करें, संध्या होने के समय करें? मुझे लगता है कि देखिए आप सवाल जो आपका है खुदाई करने का जो समय है, पहले तो ये समय सबसे ही मुफीद जो टाइम है इस समय है। फरवरी के समय में आलू की पूरी खुदाई किसान भाई अगर कर लें तो सुबह का जो 10 बजे के समय तक का तापमान बहुत ही कंजीनियल होता है, बहुत अच्छा रहता है और उस समय आलू को अगर हम खोल देते हैं और इसके बाद आलू को डिगर्स चला करके और फिर आलू को उसको चुगाई करके या उसको उठा करके इकट्ठा कर लेते हैं और धीरे धीरे ये तापमान बढ़ेगा और मार्च के महीने में, वैसे तो अभी काफ़ी आलू की खुदाई होगी, मार्च तक जाती है, लेकिन उस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब तापमान बढ़ जाता है, जब हमारा 25-30 डिग्री के ऊपर का तापमान जाने लगता है, बिल्कुल, तब हमारे जो आलू की खुदाई होने के बाद अगर ज़्यादा समय तक खेत में आलू पड़ा रहता है तो वो फिर निकालने के बाद जब हम कोल्ड स्टोर में लेके जाते हैं तो वहां पर भी हमारा तुरंत कोल्ड स्टोर में अंदर नहीं रखना चाहिए। उसको जो उसका एक अलग से चैम्बर होता है जहां पर कि वो अनुकूलन चैम्बर को बोलते हैं उसको, और उसमें थोड़ा सा एडाप्ट कर ले और इसके बाद उसको भंडारण के लिए अंदर ले जाएं। तो इस तरह से आलू को भंडारित करते हैं और यह उपयुक्त समय है किसान भाइयों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आलू की खुदाई इस समय हमारे किसान भाई कर लें। जी डॉक्टर राजेश जी, एक दर्शक है हमारे सुलेमान है और इनका सवाल है, क्या मैं अंडमान में भी आलू का उत्पादन कर सकता हूं? देखिए, आलू की जो खेती का मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 90% जो है हमारा जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, गंगा का जो ये मैदानी भाग है और थोड़ा आप सतलज की एरिया को पंजाब से लेते हुए चलें तो हमारा बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश मिला करके 75 से 80% हो जाता है। फिर गुजरात में करीब 1 लाख हेक्टेयर के करीब है, पंजाब में इस तरह से है और थोड़े थोड़े और एरिया में है। तो अगर वहाँ की मृदा बलुई है और तापमान वहाँ पर 25 डिग्री 27-28 डिग्री तक होता हो और जब हम कंद लगने का समय है उस समय हम 20 डिग्री के करीब हमारा तापमान हो, रात और दिन के तापमान में करीब अंतर इस तरह का हो कि 20 डिग्री और 8 डिग्री का हो, तो उसमें हमारे कंद का जो ट्यूबराइजेशन होता है और स्टोलन फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से होगा और उपज प्राप्त कर सकते हैं जी। और वैसे तो आलू शीत प्रदेश की फसल थी, धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल फसल बनी और आने वाले समय में
और हीट टॉलरेंट वैरायटी हमारी आई है। कुफरी सूर्या है, कुफरी किरण है, कुफरी भास्कर है। और आने वाले समय में ये ट्रॉपिकलाइजेशन की भी बात हो रही है कि आलू जो है धीरे धीरे अगर 25 डिग्री पर इसमें स्टोलन फॉर्मेशन और ट्यूबराइजेशन होने लगे बिल्कुल, तो ये हमारा ट्रॉपिकलाइजेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी। समय हमें समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अब तापमान का जिक्र हम कर रहे हैं और इस बार के बजट में भी हमने देखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐसी क्रॉप्स की वैरायटी पर काम करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए भी बजट पेश किया गया है कि जो आने वाला समय है वो वातावरण के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या उस तापमान को देखते हुए हमारे पास उस प्रकार के उर्वरक हैं कि उस तापमान को भी मैनेज कर सकें और उस तापमान में जो हमारी फसलें खड़ी हैं, खासकर गेहूं की बात करें, आने वाले समय में पारा जो 50 डिग्री, 52 डिग्री, 55 डिग्री कई राज्यों में पहुंच जाता है, ऐसी दिशा में क्या हमारे उर्वरक उस फसल को उतना प्रबंधन कर सकते हैं, उतनी क्षमता उनको सुधार कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही ये सामयिक सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं कि जो अभी आप इस बार देखेंगे तो इस मौसम में जो सर्दी है बहुत जल्दी ही, मतलब इसमें जो तापमान बढ़ गया है और उसमें जो अब ठंड काफ़ी कम हो गई है, जो कि फसलों के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारा उर्वरक प्रबंधन को और अधिक उसमें ध्यान देना होगा और हमें मतलब एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब हमें रासायनिक खादों को कम करके जो नवीनतम उत्पाद, जैसे मैंने बताया आपको, नैनो उर्वरक है, नैनो DAP है, नैनो यूरिया है, और अभी किसानों को शीघ्र ही जो नैनो जिंक और नैनो कॉपर जैसे उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। तो इन उर्वरकों के इस्तेमाल सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक तो इनकी जो दक्षता है, उपयोग दक्षता, वो बहुत अधिक होती है, 90% से भी अधिक उनकी दक्षता होती है। और इसके अलावा जो फसल में जो तापमान से जो स्ट्रेस, जो तनाव उसमें आता है, ये उर्वरक के इस्तेमाल से हम उनको भी काफी हद तक उसमें कम कर सकते हैं। यानी ये बदलाव अगर हमें लाने होंगे तभी हम आगे जाके इन तमाम तरह की चुनौतियों से निपट पाएंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकालकर हमारे इस दोनों खास विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में इसके साथ ही बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिसमें आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, आइए डाल लेते हैं नजर। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक खेती कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे करें, और साथ ही दूसरा विषय रहेगा सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे करनी चाहिए। इन दोनों विषय पर हम बात करेंगे। साथ ही इस दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके साथ ही DD किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। साथ ही इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपसे छूट गई है, दोबारा आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कई किसानों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप कभी भी, कहीं पर भी, कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगे नए मेहमान, नए विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए